अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और इसका जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक 9 मई के जो तमाम तर वाक़यात हुए उसके हवाले से इसमें कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं। जो अंदरूनी और दाखिली तौर पर चैलेंजेस हमें दरपेश हैं उनकी तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि वो अनासिर जिन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैलाई उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा और 9 मई यानी यौम स्याह में जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि वो लोग जिन्होंने सियासी तौर पर इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया और जो इदारे हैं उनमें से कुछ लोगों को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत एक साजिश के तहत लोगों को इस्तेमाल किया, तफरीक पैदा करने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग होगा। और वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहे जिन्होंने उकसाया और सहूलतकारी की उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। और जो बड़ा अहम फ़ैसला है, एक बहस हो रही थी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कि क्या ये चीज़ें गैर आइनी हैं जो हुकूमत करनी जा रही है। जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आज इदारे की तरफ से, एक मुनज़्ज़म इदारे की तरफ से इस बात का इआदा किया गया है कि जिन लोगों ने जिना हाउस की बेहुरमती की, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की और आर्मी तनसीबात पर हमले किए, उनको किसी सूरत भी उनकी खुलासी नहीं होगी और उनके खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इसका मतलब है ये बहस ख़त्म हो गई जो हम देख रहे थे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इदारे को बदनाम करने के लिए, पिछले दिनों बहुत सारी फुटेजेस आपने देखी, बहुत सारे लोग ऐसे बेनकाब हुए जिनको ये कहा जा रहा था कि ये शायद किसी मखसूस इदारे से इनका ताल्लुक़ है और 9 मई के वाक़यात उन्होंने किए हैं, लेकिन वो उस मखसूस सियासी जमात के कारकुन निकले जो ये सब कुछ करवा रही थी और साजिश में जो जमात इन्वॉल्व थी। अब इसकी अहमियत क्या है इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ हमायूं खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। हमायूं खान साहब भी सीनियर तजियाकार हैं। सर आपको भी बहुत शुक्रिया। और सलमान गनी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब सर आपके वक्त का भी। आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ साफ़ी साहब, मुझे ये बताइएगा इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत आपकी नज़र में क्या है? यकीनन ये बहुत अहमियत की हामिल है ये सारी कॉन्फ्रेंस और अलामिया जिस तरह से हम देख रहे हैं जो फैसले किए गए हैं, आपको इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या लग रहा है? कुछ अनयूजुअल भी महसूस हुआ है इसमें आपको? शुक्रिया नाहिद। वैसे तो फ़ौज में ये एक मुरव्वजा तरीक़ाकार है कि जब भी क़यादत की तब्दीली होती है या कोई अहम मामला दरकार हो, दरपेश हो, तो ये फुल फार्मेशन कमांड इजलास ये मुनक़िद किए जाते हैं। ये एक मामूल की कार्रवाई होती है फ़ौज में। जब भी आर्मी चीफ समझता है कि उन्हें अपने तमाम ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर और जो फार्मेशन कमांडर्स है उनके साथ जब भी वो मिलना चाहते हैं तो इस किस्म के इजलास होते रहते हैं। लेकिन 9-10 मई के बाद जो मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ कि 9-10 मई के बाद ना सिर्फ तारीख़ बदली है बल्कि पूरा जो हमारा एक सियासी और सिक्योरिटी का ढांचा है उसमें उस पर असरात, बहुत बड़े असरात पड़े हैं। तो आज जब ये एलामिया हम जो पढ़ रहे हैं ISPR की जानिब से जो ऑफिशियल एलामिया जो जारी हुआ है, तो उसमें जो रिवायती इस किस्म के इजलासों में आर्मी क़यादत जो फ़ैसले करती है वो तो उन मामलात पे कि अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के ख़दशात क्या है और उससे किस तरह निपटा जाएगा, वो बातें भी जो प्रोफेशनल बातें होती है आर्मी की उस पर भी बातें हुई हैं। वो भी अहम बातें और अहम फ़ैसले हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम जो बात इस इलामिया की है कि 9-10 मई के वाक़यात जो कुछ अनासर ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की रियासत इस मामले को भूल जाएंगे या पीछे छोड़ जाएंगे, इस इलामिया के बाद ये बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने 9-10 वाक़यात को कितनी संजीदगी से लिया है। बल्कि इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है
कि 9-10 मई और उसके बाद के कुछ वाक़यात से ये साबित होता है कि मुल्क में एक मुनज़्ज़म सियासी बगावत की कोशिश की गई थी और उस बगावत को जो सियासी हुकूमत की मदद से आर्मी की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उन्होंने बर वक्त उसका इदराक भी किया और उसकी तदारक भी की। इससे जो एक तासुर हमने लिया है पूरे इलामिया से, तो ये एक बहुत ही एक बड़ी बात कही गई है जो पाकिस्तानी सियासत के आने वाले दिनों में पूरा रुख और सिमत ही तब्दील कर देगा। ये जो नुकात सामने आए हैं। और एक दूसरी बात जो आपने इब्तिदा में जो कहा कि कुछ हल्के ये समझ रहे थे कि ये शायद मावराए आईन कुछ इक़दामात हो रहे हैं 9-10 मई के जो वाक़यात हुए हैं कि आर्मी एक्ट या आर्मी ऑफिशियल एक्ट उन पे लागू नहीं होता, तो ज़ाहिर है इतने बड़े फोरम पे जो फ़ौज का सबसे बड़ा फोरम है उस पे पाकिस्तानी आर्मी के जो सरबराह है, जो बड़ी फ़ौज के सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि हमने कानूनी ज़ाब्तों को देखते हुए ये फ़ैसला किया है कि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस तमाम अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये दो बातें जो हैं ये बहुत अहम है और इससे उन सवालों का जवाब भी मिल रहा है जो सियासी हुकूमत से बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि एक जमहूरी दौर में फ़ौजी अदालतें क्यों ज़रूरी है। तो इस इलामे में उस पर बात की गई है कि किस तरह फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और किस तरीके से जो है शुहदा की जो उनकी यादगारें हैं उनकी बेहुरमती की गई और किस हद जो एक बहुत गहरी दिल आज़ारी जो फ़ौज की हुई है, तो उन अनासर को माफ़ नहीं करने का इसमें अज़म है। और आप जानती है कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो तो पहले से वाज़े कर चुकी हैं कि ऐसे अनासर चाहे जो भी हो वो उनका जो है उनके साथ कानून का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और एक अहम बात और जो इंसानी हुकूक के हवाले से जो एक वावेला किया जा रहा है, बहुत उसमें भी इस इलामिया में कहा गया है कि जो मुल्ज़िमान है या जो मुलव्विस अनासर है अब वो इंसानी हुकूक का वावेला करते हुए इस मामले को धुंधला करना चाहते हैं। उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि इंटेलिजेंस बेसिस पे तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया गया है और अब तो ये आने वाले वक्त बताएगा और पाकिस्तान का आईन और कानून मौजूद है कि ये इन लोगों के साथ क्या अमल किया जाएगा। लेकिन ये इलामिया जो है इस दफ़ा बहुत गैर मामूली है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सलामती पे बात की गई है बल्कि जो हमारी जो बैरूनी सलामती है उसके लिए भी अहम फैसले हुए हैं। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, मुल्क अफरा तफरी जिन लोगों ने फैलाई, जो लोग सहूलतकारी करते रहे और मुलव्वस रहे, जो डायरेक्टली अगर वो ये कहते हैं कि हम तो उस मौके पर मौजूद नहीं थे या हम लोग उसमें शामिल नहीं थे, हमारी कोई वीडियो नहीं है, फुटेजेस नहीं हैं, लेकिन वो सहूलतकारी के ज़ुमरे में तो आते हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी? और फिर जब आर्मी एक्ट की बात की जाती है तो ये कितना संजीदा मसला होगा फिर? देखिए नाहिद, ये अभी साफ़ी साहब ने जिस तरह कहा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसपरसेप्शन है कि अगर आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कुछ एक्ट्स अगर हो रहे हैं या मिस एक्ट या ऐसे एक्ट्स हो रहे हैं जो मुल्क की सलामती को ख़तरा बनने के ऊपर जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कानून इजाज़त देता है। ये ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने खुद से कोई एक नया कानून आज बना लिया। ये सब कुछ आईनी जी, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि अगर आप आर्टिकल 6 कर लें, ट्रीजन का एक्ट है और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इजाज़त देते हैं इस चीज़ के ऊपर। और फिर इससे पहले ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का भी एक वो है, ये भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ हुआ। इसको चेंज करना है तो कानून साजी करके चेंज किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही जो मावराए आइन हो। ठीक है। ये जो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी इसको दो नज़रियों से देखा जाए। एक कि जितने भी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, 81वीं ये फॉर्मेशन कमांडर्स थी, और अगर आप इसको एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो हाईएस्ट डिसीजन मेकर बॉडी ये समझी जाती है कौमी सलामती के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपके कोर कमांडर्स भी थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी थे और जो GOCs हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे वो सब बैठे हुए थे। एक मैसेज जो गया, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत अरसे से फैलाई जा रही थी कि फ़ौज के अंदर से जो है कुछ गड़बड़ हो रही है और लोग साथ नहीं दे रहे और ऐसे कर रहे हैं, तो आज ये बता दिया गया फ़ौज की तरफ से कि यूनिटी ऑफ कमांड एग्जिस्ट
हम अभी भी वही प्रोफेशनल आर्मी है जो कि हम पिछले 70-75 सालों से थे। अब बुरे वक्त आते रहते हैं, मसाइल होते रहते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इन्होंने अपनी लीडरशिप के ऊपर कंप्लीट एतमाद का इजहार किया, और उसके बाद वहाँ की जो मुख्तलिफ जो चंद चीज़ें थी, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बड़ी अच्छी और उसको रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा जायज़ा लिया गया कि हमें अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करना पड़ेगा, जिसमें हम नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, साइबर वॉरफेयर कह लें, उन चीज़ों का अहता किया गया, ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में आगाह किया गया। और फिर जो एक बात फिर रीइटरेट की गई 9 मई के हवाले से कि हम अब शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया, जो गाजी थे उनकी जो खिदमात थी, और ये सिर्फ फौजी नहीं थे, सिविल आर्म फोर्सेस के जो लोग थे उन सब का जिक्र किया गया और बताया गया कि हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं और हम किसी ऐसी चीज़ को, और फिर जो एक और बड़ा अहम था कि हम कानून और आइन के मुताबिक इन चीज़ों के ऊपर फैसला साजी भी करेंगे और उनके जो मास्टर माइंड हैं उनको कानून के कटहरे में ला के सजा भी देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक अहम मैसेज था और मेरा ख्याल है कि ये इसको फेस वैल्यू पे भी लेना चाहिए कि आपकी ये फौज है, ये किसी और की फौज नहीं है, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं सबकी फौज है, ये पाकिस्तान की फौज है। और अगर उनकी सैंक्टिटी को हर्ट किया गया तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान की सैंक्टिटी को हर्ट किया गया। उनके मुख्तलिफ जो रोल रहे हैं पास्ट में उसमें तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो एक्ट हुआ है ये वो एक्ट हुआ है कि दुश्मन भी आज तक ये नहीं कर सका था जो हमारे साथ 9 मई के दिन हुआ। अंदरूनी हमारे लोगों ने वो अपनी बेवकूफ़ी में, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन में, अपनी नालायकी में, मैं इसको नालायकी हमेशा इसलिए कहता हूँ कि लोग थोड़ा सा इसको जो है ना, मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी ने ये किया है कि कैसे कह के वैसे आप इस वाक़े में उनको स्पेस दे रहे हैं। नहीं, मैं स्पेस नहीं दे रहा मतलब उनके अपने अलग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, ये तो एक लेकिन एक विजन ऑफ मैं विजन ऑफ लीडरशिप की नालायकी कहूंगा कि जो इस हद तक गिर जाती है कि बगैर सोचे समझे कि मैंने सिर्फ अपना पोस्टल एड्रेस चेंज करना, उसके लिए कुछ भी कर लें, तो ये नालायकी होती है और जो नालायकी की गई उसकी सजा मिलनी चाहिए उन्हें। जो सेंसिटिविटी है, जो हसास चीज़ें, जाहिर है कि उसका तो आपको इदराक होना चाहिए। अच्छा सलमान गनी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। हुकूमत और PDM जो है वो आवाम को बता रहे थे कि ये सब जो चीज़ें हैं एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत की गई हैं, प्री प्लान ये सारी ये हमें मूव नज़र आई है जो 9 मई और 10 मई के वाक़यात हुए हैं। तो अब तो एक मुनज़्ज़म इदारा इस बात की तायीद कर रहा है। पहले जो बात हो रही थी उसको एक सियासी बयानिए के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन अब जाहिर है कि तमाम ठोस किस्म के शवाहिद और सारे सबूत मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, उसके बाद अब इदारा ये बात कर रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वाकई नाकाबिले बर्दाश्त हैं और अब इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे इन तमाम तरह अनासिर को। शुक्रिया नाहिद साहबा। मेरा ख्याल में ये फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग की टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान के अवाम की आंखें तो खुल गई, उन्हें तो समझ आ गई कि ये वाक़यात जो थे ये एक मुनज़्ज़म सिलसिला की कड़ी थे जी। और हमें ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि पिछले 1 साल में एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही थी कि पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था एक ऐसे शख्स की तरफ से तो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हो। इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मुख्तलिफ औकात के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ लोगों को टारगेट सिर्फ इस बुनियाद पे किया था कि वो अपना सियासी एजेंडा आगे ना बढ़ाए, लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कोई वाकया नहीं कि पाकिस्तान की फौजी तनसीबात, उनकी इमलाक और ख़ास तौर पे हमारे शहीदों और गाजियों की यादगारों को भी ना सिर्फ टारगेट किया गया हो बल्कि जलाओ और घराव किया गया हो। देखिए मेरे दोनों साथियों ने बहुत सारी बात कर दी एलामिया के बारे में। एलामिया एक तरफ जहां पर हमारी फौजी क़यादत के अंदर यकसुई और संजीदगी को जाहिर करता है, वहां पर यह बड़ा मौसर है। अब बात यह कि ये बात तो कर दी गई कि जी आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई, मेरा ख्याल उसके अंदर भी अदल इंसाफ के तकाजे मौजूद हैं कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की जा सकेगी और इस एक्ट की मंजूरी कौमी असम्बली ने दी है। और खुद इसी जमात के लीडर और माजी के अंदर नवाज शरीफ साहब भी ये कहते नजर आए थे
कि जो शख्स भी दहशतगर्दी का मुर्तकिब होगा उनकी इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। लेकिन मैं समझता हूं मेरे नजदीक ज्यादा अहम बात यह है कि आखिर क्या वजह है कि 9 मई को पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करने का एक मजमूम अमल हुआ। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने तो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार किया, बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक मुल्क और खास तौर पे अमेरिका के अंदर से एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के इदारों के हवाले से, और खास तौर पे वो लीडरशिप ये कहती नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें, क्या किसी मुहिब्बे वतन सियासी लीडर से आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो ये बात कहता नजर आएगा और अमेरिका को कहेगा कि पाकिस्तान की आप इमदाद बंद कर दें, मिलिट्री इमदाद बंद कर दें? इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। मेरा ख्याल है जो इस एलामिया में कहा गया है कि इसके माइंडसेट को, इसके सहूलतकारों को और इस पे हमलावरों सबको कानून के शिकंजे में लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ेगा कि मुस्तकबिल में ऐसे किसी वाक़े का एहतमाल ना हो, और पाकिस्तानी फौज के साथ पाकिस्तानी कौम की एक जज्बाती वाबस्तगी है। नाहिद साहबा, पाकिस्तान का दुश्मन अपने मजबूत मज़ाहिम के हवाले से माजी के अंदर भी इस तरह की तफरीक पैदा करने की कोशिश करता रहा कि जी फौज और कौम के दरमियान फासले पैदा करे, लेकिन ये पाकिस्तानी फौज और कौम के दरमियान एक जज्बाती वाबस्तगी रही है। और एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी है कि दुनिया फौज के इस किरदार को तहसीन का इजहार करती उसमें नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक लीडरशिप जी वो पाकिस्तान की फौज को, सिक्योरिटी इदारों के रोल को पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूज बना रही थी। आखिर इसका बर वक्त क्यों इसका सदेबाब नहीं किया गया और मामला 9 मई तक क्यों पहुंचे? मैं इसलिए कहता हूं कि उन्होंने अगर माइंडसेट की बात की है तो इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि नौबत 9 मई तक आई। और फिर मैं प्लान इसे इसलिए कह रहा हूं कि ये वाकया सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, एक ही वक्त में वाकया लाहौर में होता है, पिंडी में होता है, पेशावर में होता है, मुल्तान में होता है, कराची में होता है, सरगोदा में होता है और दीगर शहरों में होता है। इसका मतलब तैयारी भरपूर थी, लेकिन रियासती इदारों पे हमले के मुर्तकिब, क्या इनके गिर्द कानून का शिकंजा नहीं कसा जाना चाहिए? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे इनके गिर्द ना सिर्फ कानून का शिकंजा कसा जाना चाहिए बल्कि इन्हें इबरत की मिसाल बनाना चाहिए कि आप पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में सियासत करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के आप मुर्तकिब हुए हैं। मेरा ख्याल है इस हवाले से यकसुई और संजीदगी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में भी मौजूद है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक खुश आइंद नंबर है कि वो पार्टी जिसका लीडर पाकिस्तान के अंदर एक नफरत और अदावत की फजा पैदा कर रहा था, इस वाक़े के बाद बड़ी तादाद में लोग उनसे तायब होते नजर आ रहे हैं, वो वाक़े की मजम्मत भी कर रहे हैं और इस सारी प्लानिंग का जिक्र भी करते नजर आ रहे हैं। इसलिए देखें, माजी के अंदर भी लोग सियासी वाबस्तगियां तब्दील करते थे जी। पहली मरतबा आप देखें कि रोजमर्रा बुनियादों पर कितने लोग उन्हें छोड़ रहे हैं, इसलिए कि ये एक वाक़या ऐसा था, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस बात का मुतब्बिल नहीं हो सकता कि उस पर यह चार्ज लगे कि वो पाकिस्तान के रियासती इदारे पे हमले का मुर्तकिब हुआ है। और यही वजह है कि एक रद्दमल उनकी पार्टी के अंदर भी मौजूद है। मैं समझता हूं कि यह जरूरी अमर है कि पार्टी बैठकर एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर इस फैसले की मजम्मत करे और तायब हो ऐसी क़यादत के साथ जो अपने जाती मफादात के लिए रियासत पे असरअंदाज हुआ हो और रियासती इदारों को टारगेट का मुर्तकिब हुआ हो। ठीक है, बिल्कुल। और इस अज़्म का इयादा किया गया है आज इस एलामिये में, और साथ में जो इंसानी हकूक़ की बात करके और पनाह लेने की कोशिश करते हैं, वो भी ये कहा गया है कि ये कोशिशें भी जो हैं ये बेसूद साबित होंगी और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कुछ आगे बढ़ते हैं और हम ज़रा बजट के हवाले से बात कर लेते हैं जो इस वक्त आखिरी मराहिल में है। बजट की तैयारियाँ हो रही हैं, कल शाम 4:30 बजे इकनॉमिक सर्वे भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी हमें सारी वक्त क्लैरिटी आ जाएगी। और आज भी हम ये चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा इस पर बात करें। कल हमने बात की थी कि किन किन एरियाज़ को गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ है, चाहे वो IT के हवाले से हो या पावर सेक्टर के हवाले से, उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वहाँ से कुछ ज़्यादा बेहतरी आ सके।
नो डाउट इन इट कि इस वक्त इकनॉमिक डिप्रेशन है, हालात मौशी तौर पर बहुत ख़राब हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इस मौजूदा हुकूमत के लिए नया बजट लेकर आना, लेकिन इसके बावजूद जहाँ जहाँ रिलीफ फराहम किया जा सकता है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रिलीफ लोगों को दिया जाए। और हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात करें, एजुकेशन में बात करें, वहाँ पर भी कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जा सके। इसी तरह से एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़राअत जो है वो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी उसको कहा जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ ख़ास इकदाम जो हैं, कुछ नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जा रही है। अभी जाहिर है कि जब ये 9 तारीख को बजट आएगा तो तमाम तर चीज़ें ज़्यादा वो क्लैरिटी आ जाएगी, हमें मालूम होगी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। बहरहाल कुछ चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमत, गंदम की कीमत जो है वो कम हुई है, कुकिंग ऑयल की कीमतें कम की गई हैं, डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आई है, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो इस वक्त में स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली होती हुई नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या सस्टेन कर पाएंगी और ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा ताकि आम आवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, इस पर हम बात करेंगे। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आम आदमी के लिए बजट तो एक गोरख है, आदाद शुमार का जाहिर है कि एक आम आदमी की समझ में नहीं आता है, तो आम आदमी के लिए किस किस्म का रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं इस बजट में आपको? देखिए नाहिद, आवाम को रिलीफ के 2 ही तरीक़े होते हैं। हुकूमत या महंगाई कम करती है या क़ुव्वत ख़रीद में इजाफे के असबाब बनाते हैं। इस वक्त चूँकि आप ख़ुद अपने इब्तिदाइया में बताया कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन है और पूरी दुनिया में कसाद बाज़ारी है, तो महंगाई तो कंट्रोल आर्टिफिशियल तरीक़े से नहीं होती और एक नेचुरल प्रोसेस है कि महंगाई ने बढ़ना है। जब आपकी आबादी बढ़ती है, आपकी ज़रूरतें बढ़ती है, तो उस हिसाब से महंगाई ने बढ़ना है। महंगाई को रोकना जो है वो किसी भी हुकूमत बशमूल अमेरिका जैसे ताकतवर बड़ी मईशतें जो है, चीन जैसे ममालिक, वो भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जिन हुकूमतों के पास वसाइल होते हैं वो फिर ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं कि अपने अवाम की क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाते हैं। सही है। क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है अगर आपने महंगाई को टैकल करना है और क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना है, मुलाजमत पेशा लोगों को आपने रिलीफ देना है, कम आमदन के लोगों को आपने रिलीफ देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पैसे हो। तो पैसा जमा करने का एक ही तरीका है हुकूमत के पास कि टैक्स जमा किया जाए। पाकिस्तान का बदकिस्मती से हमारे यहाँ टैक्स कल्चर जो है वो बहुत ही फरसूदा भी है और हम बहैसियत शहरी, हुकूमतें तो ज़िम्मेदार है ही, लेकिन बहैसियत शहरी हम ये अपना फ़र्ज़ नहीं समझते और कभी भी टैक्स देने को संजीदा अमल हमने नहीं जाना। आम शहरियों से लेकर बड़े बड़े जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। तो हुकूमत को 2 काम करने होंगे, या तो महंगाई मज़ीद बढ़ानी होगी अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचना है और मईशत को संभाला देना है, या महंगाई अगर मज़ीद बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है इस हुकूमत ने शुरू में कहा था कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान करते हुए रियासत को बचाया, तो इनको मज़ीद सियासी नुकसान का अंदेशा है। या फिर दूसरा हल जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाना है। टैक्स बेशक टैक्स की शरह जो है वो आप उसको कैटेगराइज करके उसकी शरह में अगर आप रद्द-ओ-बदल करते हैं वो आप ज़रूर करें, लेकिन टैक्स नेट को जब हम नहीं बढ़ाएंगे, वो जब हम उसको वसी नहीं करेंगे और उसमें जो खामियां है उसको दूर नहीं करेंगे, तो आप चाहे IMF के पास जाए, चाहे आपके दोस्त ममालिक आपकी मज़ीद मदद करे, तो मुश्किलात फिर भी रहेंगी। आपके पास आमदन के ज़राए महदूद है और आपके अखराजात ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात जो है कि आपके दरामदाद और बरामदाद में जो तफावत है, जो फ़र्क है, उस गैप को आपने कम करना है। बहुत ज़रूरी इस बजट में भी 25-26 अरब से ज़ायद जो है सिर्फ दरामदी और बरामदी शोबे में फ़र्क है, यानी आपके दरामदाद जो है वो उसका हुजम जो है वो बहुत कम है, ज़्यादा है, और जो आप बरामद करते हैं चीज़ें तो वो बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सही। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो एक फ़र्क है इसमें, अब फिर भी हमने जो देखा है कि इस हुकूमत ने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आवाम को रिलीफ देने की एक टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, वो एक इनकी एक सोच है। ये भी इतलात है कि पेंशनर्स की जो है उसमें कुछ इजाफा हो सकता है। तनख्वाहदार तबके के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें तजवीज़ की है, मुनासिब इजाफे की तजवीज़ दी है, और इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है बहुत सारे
कि अगर हम IMF के साथ हमारी बात नहीं बनती तो आने वाले दिनों में आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जो है पाकिस्तान को 26-27 अरब डॉलर की जो है वो अदायगियाँ करनी है मज़ीद, जो अगर आपने सिस्टम को चलाना है। और अगर आप तवील मुद्दत मंसूबे चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 77 अरब डॉलर की ज़रूरत उसके लिए पड़ेगी। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन इस हुकूमत की हमेशा तरजीह यही रही है, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जो हुकूमत है, इन्होंने आवाम को रिलीफ देने का कोई मौका ये ज़ाया नहीं करते। तो इनसे तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये देखना है कि कल जब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो बहुत सारे खद्दोखाल वाज़े हो जाएंगे। तवक्कुआत तो बहुत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तमाम तवक्कुआत गरीब तबके का, मुतवस्सित तबके के, उनके तमाम तवक्कुआत पूरी हो सके। अच्छा, डॉलर के हवाले से पहले मैंने बात की थी, अब इसी पे हम मज़ीद इस सारे प्रोसेस को समझ लेते हैं। और मलिक बोस्तान साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, आप सदर हैं पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम मलिक बोस्तान साहब। जी सर, ये मुझे बताइएगा, बजट के हवाले से मैं बात करूंगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों की तरफ से, तजावीज़ क्या हैं, लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा सा हमें समझा दें कि एकदम से डॉलर की जब कीमत गिरी है 26-27 रुपये गालिबन जब कम होती है, तो उसके पीछे क्या साइंस होती है? ये जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी अर्से से पाकिस्तानी करेंसी जो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या ये स्टेबिलिटी इसमें आएगी? आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल आएगी। ये वक्ती तौर पे डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो डिमांड पूरी जब नहीं होती तो डॉलर का रेट बढ़ता है, जब डिमांड ख़त्म होती है तो गिरता है, फ्लोट इसी को कहते हैं। तो ये IMF से जो पाकिस्तान हुकूमत ने मायदा किया हुआ है कि वो डिमांड और सप्लाई पे रेट अपने बरकरार रखेंगे, फिक्स नहीं करेंगे। 98 से पहले हमारे डॉलर का रेट फिक्स होता था, तो एक ही रेट रहता था। ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी फ्लोट करेंसी होती हैं डिमांड और सप्लाई पे, जैसे पाउंड है, यूरो है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापान है, इनकी करेंसियाँ हमारी तो 1% 2% होती है, उन्हें बाद 5-10% भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो ये कोई इतनी लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो इससे अवेयरनेस नहीं है, तो वो घबराते हैं कि पता नहीं आज बाद 10 रुपये बढ़ गया, आज 10 रुपये दोबारा कम हो गया। और सियासी हालात भी हैं, हमारा बड़ा मदखल है सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, माशी अदम इस्तेकाम, और पूरा इस वक्त पाकिस्तान में रिस्क कंट्री शुमार होने की वजह से यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही। पिछले जो कि 5 से 6 अरब डॉलर एक वक्त में सालाना आते थे, वो सिमट के 100 से 200 मिलियन डॉलर पे हो गई है। खुद हमारे लोगों का कैपिटल फ्लाइट हो रहा होगा। कल आपने जंग में पढ़ा होगा, जो हुज़ैफा रहमान है, उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में कुछ 7 से 8 हज़ार अरब रुपया कैपिटल फ्लाइट हुआ है और बैंकों से निकलते हुए। तो एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, रेड सिग्नल है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, अपने लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए। पाकिस्तान में डॉलर की कोई कमी नहीं है, ना कोई फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, ठीक है। तो आप बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी कि इस हवाले से क्या इकदाम होंगे, क्या इकदाम किए जाने चाहिए कि जिससे हम स्टेबिलिटी देखें, पाकिस्तानी करेंसी पर प्रेशर भी थोड़ा कम आए, स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारी करेंसी? बहुत से टूल यूज करके पाकिस्तान को करेंसी को मजबूत किया जा सकता है। जैसे पहला टूल अभी जो आपने देखा 26 रुपये जो डॉलर गिरा है, वो यही कि हुकूमत ने क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट थी कमर्शियल बैंकों की, वो मार्केट से खरीद रहे थे। तो 25 जब डॉलर का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, 315-20 के करीब हुआ, तो डार साहब ने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें बताया कि क्रेडिट कार्ड की बड़ी पेमेंट है, 5 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंकों ने लोगों को इशू किए हैं। वो ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज्यादा कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तानी चीज़ों पे एतमाद ही नहीं, घर में डिलीवरी मिल जाती है। तो वो सारे उसको आप कहेंगे या तो इंटर बैंक में लेंगे या फिर इस पर कोई टैक्स लगाएं, क्योंकि इस तरह अगर हमने सारा पैसा ऑनलाइन शॉपिंग में और फॉरेन चीज़ों में ज़ाया कर दिया तो फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी उन्होंने इसके लिए सोचा जा रहा है कि टैक्स भी लगाया जाए, वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। और उन्होंने इंटर बैंक में किया, डॉलर का रेट देखा 300 तक आ गया और मजीद भी इंशाल्लाह गिरेगा। IMF का जो प्रोग्राम है ये अब आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा है कि हम इसमें स्टाफ लेवल की मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है। तो अल्लाह ये हो जाती है, कामयाब हो जाता है, तो पाकिस्तान के 1 अरब डॉलर यहाँ से मिल रहे हैं और 23 अरब डॉलर दोस्त ममालिक से मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्राइसिस से निकल आएगा। लेकिन ये टेम्परेरी सारे हैं, लॉन्ग टर्म सारे नहीं है। लॉन्ग टर्म यही है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, जैसे अभी फरमा रहे थे कि एक्सपोर्ट हमारी कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है। हम इस गैप को हम फिल करते हैं मैन पावर एक्सपोर्ट करके। इस वक्त पूरी दुनिया में स्किल्ड लोगों की बड़ी डिमांड है। अमेरिका में खासतौर 60 लाख टेक्नीशियन की जरूरत है। वो हम अगर यहाँ से हमारे नौजवान स्किल करके भेजें। कनाडा में ड्राइवरों की बड़ी जरूरत है। जापान में साइबर
सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बड़ी ज़रूरत है। तो हमें इनसे फ़ायदा उठा के 1 महीने में फॉरेन एक्सचेंज ला सकते हैं। ज़राअत में तब्दीलियाँ करके फी एकड़ पैदावार बढ़ा के रिसर्च करा के जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके 10 अरब डॉलर वो बचा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें, बार्टर ट्रेड अभी गवर्नमेंट ने जो ईरान और अफगानिस्तान के साथ किया, ये बड़ा अच्छा फैसला है। 3 अरब डॉलर की हमारी डिमांड कम हो गई। इंडिया इससे पहले जो है बार्टर ट्रेड में और करेंसी ट्रेड में। ठीक है, यानी आप जो मुस्तकबिल का सिनेरियो है उसको खुशाइन देख रहे हैं कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो आप लोग, जो आपकी तजावीज़ हैं जो बजट में शामिल की जाएंगी इंशाल्लाह, तो उससे बेहतरी आ सकती है। अच्छा सर, मुझे आखिर में ये बताइएगा, ये जो रूमर्स होती हैं ये मार्केट को कितना डिस्टर्ब करती हैं? जब बहुत सारी अफवाहें शुरू हो जाती हैं, फिर लोग जाहिर है कि जब इतना नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों को आगे फैला देते हैं, तो उससे मार्केट पे बड़ा प्रेशर आता है। फिर अब ईद पे भी कुछ रेमिटेंसेस जाहिर है कि पाकिस्तान में आएंगी, तो ये इस फिनोमेनन को कैसे देखते हैं आप? मुझसे सवाल किया आपने? जी जी जी, ये बड़ा असर आएगा। देखो इस वक्त आज फ्लाइटें चल रही हैं, 65,000 हाजियों ने जाना है, डेली 5 से 6 मिलियन रियाल की बाइंग है, और ये बाइंग अभी 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। तो ये सरप्लस सप्लाई हो जाएगी, डॉलर करेगा, फिर लोग ईद पे छुट्टियां आएंगे, घर में पैसे भेजेंगे, तो अगले महीने डॉलर इंशाल्लाह आप देखेंगे 285 या इससे पीछे जा सकता है। और IMF की जो मैंने बात की है, ये अगर मिलता है तो डॉलर 250 तक जा सकता है। ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है पिछले हफ्ते, उन्होंने बोला कि रुपया बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू ने 245 रुपये कोट की है। और अगर रीजन में देखिए, इंडिया का रुपया 82 है, अफगानिस्तान जिसपे इकोनॉमिक सेक्शन है वो 6 है, बांग्लादेश का तकरीबन 95 है, श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर चुका है उसका 295 है। तो हमारा रुपया भी हमारे अपने लोगों की, अगर हम अकल के ना खलें, होश के ना खलें, तो गैर ज़रूरी चीज़ें ना खरीदें। एनर्जी में हमारा हर महीने 3 अरब डॉलर का ज़ाया हो रहा है, कोई पेट्रोल की बचत नहीं हो रही, ना हुकूमती सतह पे ना आवाम सतह पे। इसी तरह हम चीज़ें बचत करके अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और डॉलर के हवाले से ऑर्डर्स होती हैं वो मार्केट को कितना डिस्टर्ब करती हैं हम उनसे समझ रहे थे। मायूं खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपने उनकी भी गुफ्तगू सुनी है और वो बता रहे हैं कि किस वजह से डॉलर जो है उसकी कीमत नीचे आई है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। और उससे ज़ाहिर अगर डॉलर की कीमत नीचे आती है, 250 का बता रहे हैं, तो उससे तो खासी स्टेबिलिटी आ सकती है, महंगाई भी किसी न किसी हद तक कंट्रोल हो सकती है। जी बिल्कुल, उन्होंने सजेशंस बहुत अच्छी दी, लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है उनकी पूरी गुफ्तगू में वो यही है कि अगर अवाम और हुकूमत और एक स्टेबिलिटी सिस्टम के अंदर आए जिसके साथ ये फैसले हों। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, और आज अगर आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उसके अंदर भी उन्होंने इशारा इस चीज़ के ऊपर किया कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए मुल्क में। जब मुल्क आपस में एक दूसरे के खिलाफ मुल्क के अंदर लोग लड़ रहे हों, और जो है बजाय इसके एक फ्यूचर विजन के ऊपर बात हो रही हो, एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं कि आप ख़त लिख रहे हों फॉरेन जो डोनर्स एजेंसीज़ हैं, IMF को लिख रहे हों कि हम गलत कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। और फिर उसके साथ मुसलसल एक सारे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, ये जो लेंडर्स हैं हमारे, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है एक खाना जंगी की सूरत बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम आती है। exactly. इन चीज़ों को एक साइड पे ले लें, कोशिश की जा रही है कि शायद कोई रिकन्सिलिएशन हो जाए, समझाया जाए। अगर नहीं भी समझ आती तो इस बजट में जिस तरह अभी मलिक बोस्तान साहब ने कहा, जो गवर्नमेंट की 3-4 बड़ी अहम जो नुक्ते थे, एक तो ये था कि IT सेक्टर को 100% इंक्रीज़ करने की बात की गई। इंडिया, जिस तरह कल आपके शो में भी हम कोशिश कर रहे थे गुफ्तगू करने की, $250 बिलियन के करीब रेमिटेंस रेवेन्यू जनरेट करते हैं IT सेक्टर से। हमारा 2.45 है। अब हमारी उम्मीद है कि टारगेट हमने रखा है 4.5 बिलियन का। हाँ जी। फिर जो हमारी स्किल्ड लेबर है, एक जो हमारी इस वक्त बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो कि इस वक्त हमारी कमज़ोरी बनी हुई है, हमारी आबादी 230 से 240 मिलियन के करीब है। उसके अंदर एक बड़ा हाईएस्ट लेवल ऑफ पोर्शन यंगस्टर्स का है, जो 15 से 33 या 40 साल के करीब हैं। उनको स्किल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स फॉरेन रेमिटेंस है, जो GCC, यूरोप, अमेरिका से आता है। तो अगर हम जो है, अभी बोस्तान साहब ने जो कहा कि अमेरिका के अंदर कितनी ज़रूरत है जॉब्स की, कनाडा के अंदर, नॉर्दर्न जो यूरोप और उन ममालिक में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सेमी स्किल्ड ऑलरेडी हमें, आपको स्किल्ड करने की ज़रूरत है।
तो उसमें मेरा ख्याल है मुख्तलिफ प्लान है जो आज कल परसों एहसन इकबाल साहब ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो जो सीपेक का फेज़ 2 है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई कि उसको यूटिलाइज करते हुए और बाकी और मैकेनिज्म को यूटिलाइज करते हुए अपनी जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर उसको स्किल्ड करके इंपोर्ट किया जाए। ह्यूमन रिसोर्स लेबर की तरफ इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते हैं, मुझे आगे भी जाना है, लेकिन ये कि क्यों हम गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। पीछे आने वाली किसी भी हुकूमत ने इसके ऊपर उस तरह से काम नहीं किया और ये कोई बहुत शायद मुश्किल काम भी नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है, इस पर काम करके बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। मतलब इसके ऊपर तो एक बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि अभी तक जो है 75 सालों में ये क्यों नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन की अगर हम बात कर लें, इस दफ़ा गुफ्तगू हो रही है कि हमने जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, एक तो टैक्सेशन को इक्विटेबल बनाना है, एक हम मोस्टली पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है कि एक बंदा जो माचिस की डब्बी खरीद रहा है जो 50 लाख रुपए कमा रहा है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है और एक दूसरा बंदा जो 10 रुपए कमा रहा है या 100 रुपए कमा रहा है एक दिन के, तो टैक्सेस को देखना है। फिर हम सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी टारगेटेड करनी चाहिए। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जिसका अभी जिक्र भी किया, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी जब दी जाती है तो वो सबको दी जाती है। एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स है, खाद कहा जाता है कि खाद को कम कर दिया जाए, अब वो 200 एकड़ कमाने जो मलकियत वाला बंदा है वो भी उतनी ही खाद ले रहा है और एक 2 एकड़ कमाने वाला जो बंदा है वो भी खाद की जो बोरी 40 किलो की है वो भी उतने की। तो जाहिर है यहाँ पे टारगेटेड तो अब हमने करनी और यही IMF की भी डिमांड है और यही गवर्नमेंट ने भी फैसला किया। तो देखते हैं कि इस बजट में क्या होता है, उम्मीद है कि बेहतरी हो। फिर हमारे यहाँ से बड़ी आवाजें उठती हैं, अगर आप ताजिरों को पाबंद करते हैं, अगर किसानों को पाबंद करते हैं तो वो सड़कों पर निकल आते हैं। मैंने अभी आपसे जो जिक्र किया था कि पॉलिटिकल विल हमारे पास होनी चाहिए और वो विल तब होगी जब एक स्टेबिलिटी आएगी। ये नहीं होगा कि मैं एक तबके को कोशिश करूँ कि सपोर्ट करूँ तो दूसरा उसके खिलाफ ना हो। आपने एक कौम और एक मुल्क हो कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। सलमान खानी साहब की राय ले लेते हैं। सलमान खानी साहब, सर तजावीज़ की भी बात हो रही है, तवक्कुआत की भी बात हो रही है, लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो बहुत गवर्नमेंट के लिए आपकी नज़र में इस वक्त कितना बड़ा ये एक चैलेंजिंग किस्म का काम है, ये बजट देना, फिर आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश भी करना, ये सारी चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं इस वक्त? देखें, एक बात तो अभी हमायूं साहब ने कही कि जी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और ये पॉलिटिकल विल पैदा करना ये सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। और अगर मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती हो, सियासी इस्तेहकाम हो तो माशी सूरत हाल से निपटना कोई मुश्किल नहीं होता। आज की सूरत हाल का जायज़ा ले तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अवाम जो है मसाइल की आग में जल रहे हैं और हुकूमत मुश्किलात से दो चार है। ये बजट जो है ये उनके लिए इसलिए बड़ा चैलेंज है कि आने वाले चंद माह के अंदर इंतखाबात हैं, बिल्कुल, और पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है उसने अवाम के पास से वापस जाना है। यही वजह है कि जैसे अभी कहा गया कि पेट्रोल, डीजल, खुदरी तेल और कुछ अशिया की कीमतें नीचे आई हैं और एक तरफ जहां पर महंगाई होती है दूसरी तरफ कुव्वत खरीद में इजाफा के लिए जो तजवीज़ मेरे इल्म में है कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में जो इजाफा है वो महंगाई की शरह के मुताबिक होगा या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम कायम करना है और जो सूरत हाल हमें दरपेश है इसमें ज्यादा जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप बैठकर अपनी मईशत का एक रुख मुतय्यन करे। देखिए, हम जब 9 मई के वाकयात का जिक्र करते हैं तो मैं पूरी यकसुई से एक बात कहता हूं कि ये जो IMF के पाकिस्तान पे प्रेशर था ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि आखिर क्या वजह है कि कुछ ऐसी शराइत नाफज की गई कि पाकिस्तान ने बहुत सारी शराइत पूरी की है लेकिन IMF से जो मुआहदा नहीं हो पा रहा, इसमें सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, कुछ और अवामल भी है जिनका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन बात यह कि जब तक हम अपने पाँव पर नहीं खड़े होंगे, हम माशी सूरत हाल के हवाले से संजीदगी जाहिर नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती नहीं होगी, हम इन मसाइल और मुश्किलात का हल नहीं कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि बजट जो है, बजट में जब तक कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ये बड़े टची है आम आदमी के हवाले से, मैं समझता हूँ गेंद उनकी कोर्ट में है और उन्हें जो मुमकिन रिलीफ है वो लोगों को जरूर फराहम करनी चाहिए।
ठीक है, और इसके लिए कोशिशें की भी जा रही हैं। बहरहाल देखते हैं जब बजट 9 तारीख को आएगा सूरत हाल वाज़ेह होगी। और हर हुकूमत हमेशा ये चाहती है कि जब इलेक्शन के करीब बजट आए तो उसमें कुछ मकबूल किस्म के फ़ैसले किए जाएँ, इलेक्शन बेस्ड बजट हो। लेकिन इस मरतबा हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। पिछले 1 साल में जो सारी सिचुएशन रही है और जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, और कुछ इसके अलावा साजिशें भी इसमें शामिल रही हैं जिसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं, प्रेशर बढ़ा है। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जब परसों बजट आएगा तो हो सकता है कि उसमें आम आदमी के लिए रिलीफ की जिस हद तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ ना कुछ जो है वो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे। हुमायूं खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।